सभाओं में पार्टी लीडरों ने कांग्रेस के इश्तराक से हुकूमत साजी के मामले पर आवाम की राय जानने की कोशिश की। तक सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां मीटिंग्स हुई है वहां से लोगों ने बहुमत से यही राय दी है कि सरकार बनानी चाहिए। आज शाम तक, कल और शाम तक सैकड़ों मीटिंग्स और होनी है, जहां से अगर और अलग फैसला नहीं आया और बहुमत में अगर यही फैसला रहा जैसे इस सभा का है तो फिर सरकार बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को तश्कील हुकूमत में ताउन देने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के रूबरू ये भी वाज़ेह किया है कि उसकी हिमायत को गैर मशरूत न समझा जाए। सीनियर लीडर किरण वालिया का कहना है कि उनकी जमात केजरीवाल की हुकूमत नहीं गिराएगी, ताहम इसको मुस्तकिल भी नहीं समझा जाना चाहिए। एक टीवी मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए किरण वालिया ने कहा कि कांग्रेस के पास हिमायत पर नजरसानी का मुतबादिल हमेशा खुला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इख्तिदार की भूख में कांग्रेस से हाथ मिला रही है। स्वामी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने किए वादों को मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। इस बात पर इन्होंने एक आखिर तक ले जाने की फैसला की। सिर्फ मीडिया में रहने से ये पब्लिक की सेवा नहीं हो सकती है, मीडिया गुमराह हो सकती है थोड़े दिन के लिए, पर अब उनको असली पता लग गया। लोगों में बड़ा निराशा है कि ये सत्ता के भूख में इस प्रकार से कांग्रेस के सामने, जिनके खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इतना बोला, उन्हीं के सामने साष्टांग दंडावत कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम दानिशवरों का ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात में मुल्क का मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख सकता है, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए अपना मौकिफ वाज़ेह करे। दानिशवरों ने इंतखाबात में दिन ब दिन कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। कोई भी पार्टी, केजरीवाल की या कोई भी पार्टी मुल्क से भ्रष्टाचार या बदउनवानी, करप्शन खत्म करने का दावा करती है तो मुसलमान उसकी हिमायत यकीनन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों के कुछ अपने भी मसाइल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला, फसादात का मसला, बेजा गिरफ्तारी का मसला, सिक्योरिटी का मसला है। इसके अलावा उनकी अपनी शनाख्त का मसला है, पर्सनल लव का मसला है। इन सब पर भी केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कम से कम अगर आप 25 नशिस्तें देते हैं, अगर मुसलमानों को 25 सीट देने का वादा करते हैं, तो महाराष्ट्र का मुसलमान बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकता है। और अब बात करेंगे मोदी की रैली की। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज मुंबई में रैली होने वाली है। मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक मोदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी तरतीब दी गई है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अपने हामियों से खिताब करेंगे। मुल्क की दीगर रियासतों में कामयाब रैलियों के बाद महाराष्ट्र में मोदी की ये पहली रैली है। मुंबई के मजाफाती इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस रैली को बीजेपी ने महागर्जना रैली का नाम दिया है। बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशों में लगी हुई है। मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी वर्कर्स गुज़िश्ता 1 माह से डोर टू डोर मुहिम में जुटे हुए हैं। रियासती बीजेपी यूनिट ने रैली में 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान जाहिर किया है। मोदी की इस रैली की खास बात यह है कि इसमें 10,000 चाय फरोशों को वीआईपी पास जारी किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी ने अपने करियर की शुरुआत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चाय फरोश के तौर पर की थी, इसलिए इस रैली में चाय फरोशों को नुमाया मकाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी उमूर के इंचार्ज राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि मोदी की ये रैली तारीख साज होगी और कांग्रेस के लिए आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मुंबई शहर का ये कार्यक्रम, महाराष्ट्र का ये कार्यक्रम मुझे लगता है उस भव्यता को पार करेगा और जितने बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, प्रत्येक बूथ के सदस्य हो या फिर तमाम उत्साही लोग जो इस कार्यक्रम में, छात्र, नौजवान, मजदूर और सभी श्रेणी के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ये जो कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है, उसका अंतिम स्वरूप महाराष्ट्र में दिखेगा और आने वाले दिनों में जो हमारे लोकसभा 2014 के चुनाव की तैयारियां हैं, उसकी पृष्ठभूमि से देखने को मिलता है। दूसरी जानिब मोदी की रैली को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बताया कि बीजेपी लीडर को 7 टायर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। न केवल जहां जिस स्थान पर रैली होने वाली है उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, बल्कि संपूर्ण मुंबई शहर की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। जैसे मुंबई शहर शुरू होता है, नाकों से लेकर के रैली के ठिकाने तक सुरक्षा के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं, हम लोगों ने पहली बार जिसको हम कहते हैं 7 टायर्स, 7 स्तरों में 7 लेवल पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। ट्रैफिक की व्यवस्था अलग है। मोदी की इस रैली से बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी और दीगर सीनियर लीडरान भी खिताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं मोदी की रैली में शिरकत के लिए पहुंच रहे लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। लोगों के मुताबिक वो नरेंद्र मोदी को मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर देखना चाहते हैं। मोदी जी की भाषण सुनने के लिए क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे इस बार? हाँ, मोदी जी, हमें तो बहुत उम्मीद है मोदी जी और जीत पाएंगे। हम नांदेड़ से 600 किलोमीटर दूर से आए, स्पेशल ट्रेन से नागपुर से आए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बनना देखना चाहते हैं, उसके समर्थन में नागपुर से आए। अच्छा, मैं जिला नांदेड़ तालुका मुदखेड़ से आया हूँ और इस बार मोदी जी अवश्य जीत जाएंगे। हमको आत्मविश्वास है और देश की वो जरूरत है। मोदी जी अवश्य जीत जाएंगे। उधर एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी की रैली को अहमियत देने से इनकार किया है। पटेल का कहना है कि एक लीडर की मकबूलियत रैली में सरों की तादाद से नहीं लगाई जा सकती, बल्कि हासिल होने वाले वोटों से लगाई जाती है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये कोई संख्या की स्पर्धा नहीं होती है। हर पार्टी, चाहे कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड पर रैली होती है तो कहते सबसे बड़ी है, पटना के गांधी मैदान में होती है बोलते सबसे बड़ी रैली है, पहले शिवाजी पार्क में होती थी वो सबसे बड़ी रैली है। हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करती है और उससे कोई फर्क नहीं होता। रैली से ज्यादा वोट मत पेटी में कितने जाते हैं वो महत्व का होता है। सिफारतकार देवयानी के तनाजे के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की मुंबई रैली में शिरकत के लिए अमेरिकी कॉन्सुलेट को रवाना किए गए दावतनामे को वापस ले लिया है। बीजेपी लीडर राजू प्रताप रूडी का कहना है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार से बदसलूकी के बाद अमेरिका के सिफारती अमले का खैर मकदम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस एम्बेसी को जिसकी चर्चा की जा रही है, हमने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया है। यूएस एम्बेसी को ना तो कोई न्योता देने का सवाल अब पैदा होता है, ना ही उन्हें यहां स्वागत की गुंजाइश है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो दिव्यानी, जो इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है, जो व्यवहार हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पर और किसी कार्यक्रम में अमेरिकी दूतावास को यहां निमंत्रण देना, ये बिल्कुल अप्रासंगिक है और मेरा मानना है कि यह बिल्कुल अप्रासंगिक विषय है। हिंदुस्तान का कहना है कि अमेरिका को भी बाहमी रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के लिए एक अहम शराकतदार है, ताहम वाशिंगटन को भी रिश्तों का ख्याल होना चाहिए। सिफारतकार देवयानी के मामले पर हिंद अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं। हिंदुस्तान का मौकिफ है कि रिश्तों को निभाना सिर्फ नई दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वाशिंगटन को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के लिए एक अहम शराकतदार है, ताहम वाशिंगटन को भी बाहमी रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। दिल्ली में फिक्की के इजलास के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिव्यानी के मामले पर अमेरिका से अभी मुज़ाकरात जारी हैं। हमारी पार्टनरशिप का रिश्ता है, हमारी आपस के संबंध बहुत मजबूत है। मैं ये मानता हूं कि दोनों देशों में लोग ये नहीं चाहेंगे कि एक घटना घट जाने के कारण इतना पुराना रिश्ता जो है वो कहीं से अस्थिर हो जाए। इसलिए हमारी जो वार्ता और हमारा संवाद जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी दिव्यानी मामले पर मुज़ाकरात जारी रहने की बात कही है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मामले के हल के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों से निजी तौर पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस दौरान सिफारतकार दिव्यानी के वालिद उत्तम खोबरागड़े साबिक IAS अफसर का कहना है कि दिव्यानी की साबिका घरेलू खादमा संगीता रिचर्ड्स CIA की एजेंट हो सकती है। उत्तम खोबरागड़े का कहना है कि दिव्यानी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है।
देवयानी के वालिद ने वीजा फ्रॉड मामले में साजिश का इम्कान जाहिर किया। साबिक IAS अफसर का कहना है कि जब तक देवयानी के खिलाफ आयद इल्जामात से अमेरिका दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करता, इंसाफ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। देवयानी मामले में अमरीकी मीडिया ने मनमोहन सिंह हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि देवयानी मामले में हिंदुस्तान का मौकिफ मजे का खेज है। अमरीकी मीडिया ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो ऐसे सिफारतकार का साथ दे रहा है जिसने गलत काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुस्तान के रद्देअमल को अफसोसनाक करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले पर इदारिया लिखा जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान देवयानी मामले में जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल दे रहा है, जो कि एक जमहूरी हुकूमत के शायान शान नहीं है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। और अब आइए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते, जहां पर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो है वो तो हम पूरा कर देंगे। मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कस करके, एक्सपर्ट से चर्चा करके बनाया गया था और बहुत वाइड कंसल्टेशंस के साथ बनाया गया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहली बार जनता को एक ईमानदार राजनीति दिखाई दे रही है। जनता की उम्मीदें मैनिफेस्टो से भी बहुत परे है, बहुत ज्यादा है। तो मैनिफेस्टो वाली तो चीजें पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। 700 लीटर पानी की बात करी थी, वो तो बहुत आसान है करना। लेकिन एक घर में उन्होंने 700 लीटर पानी जाता है, 500 लीटर की टंकी लगी होती है और वो इस्तेमाल में होता है। इससे का मतलब तो बिल तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी पानी का। आप चलाएंगे कैसे उसको? देखो, हमने क्या कहा था, 700 लीटर पानी हर घर को अगर आप फ्री देते हैं, जो 701 लीटर करेगा इस्तेमाल, उसको पूरा पैसा लगेगा। तो ये देने के लिए आपको 150-200 करोड़ रुपए की जरूरत है, 200 से 250 करोड़ रुपए की। एक लाइफलाइन वाटर कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए पानी, ये पानी देना तो सरकार का धर्म है ना। अगर गरीब हो अमीर हो, इतना पानी तो सरकार को देना चाहिए। तो लाइफलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट हम लाने जा रहे हैं। अभी तक शीला दीक्षित जी की सरकार में ये था कि जो पैसा देगा वो पानी पिएगा, और जो पैसा ना दे फिर वो पानी नहीं पिएगा। क्या पानी पीने का तो अधिकार होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस तरह अब रुझान लगभग क्लियर है, तमाम सभाओं में भी हमने भी देखा है कि वहाँ लोग चाहते हैं सरकार बनाए, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी पार्टी ने तो आपका नाम ले लिया पहले जी। कल पता चल जाएगा जी, वो तो विधायक तय करेंगे सारे बैठ के। अच्छा अरविंद, 29 तारीख को जो आपने जल लोकपाल लाने की बात की थी, अगर आपकी सरकार बनी तो उस पर कायम रहेंगे? 29 को तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम काफी हो गया, लेकिन जल्दी लेके आएंगे। मतलब 29 नहीं तो और हफ्ते बर्बाद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो मैनिफेस्टो में उन्होंने जितने भी आवाम से वादे किए हैं, जैसे कि पानी, बिजली जैसे बुनियादी जो मसाइल हैं, उन्हें अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और मैनिफेस्टो के जितने भी वादे हैं आवाम के, वो अव्वलीन तरजीहात पर उनको हल किया जाएगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए कल उनका जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि बदनवानी सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से आम आदमी आज खून के आंसू रो रहा है। फिक्की के इजलास से खिताब करते हुए राहुल ने कहा कि बदनवानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने बदनवान ताकतों पर तशवीश का इजहार किया है। राहुल का कहना है कि बदनवानी की वजह से आज मुल्क की तरक्की मुतासिर हो रही है। दिल्ली में फिक्की के इजलास में बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए राहुल ने बदनवानी को मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला करार दिया। राहुल ने कहा कि बदनवानी के खात्मे के लिए यूपीए हुकूमत संजीदा है। कांग्रेस नायब सदर ने कहा कि आरटीआई और लोकपाल बिल बदनवानी के खात्मे के लिए ही बनाए गए हैं। The biggest issue today is corruption. And corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. Recently, we have been able to ensure that convicted criminals are kept out of parliament. राहुल का कहना है कि मनमानी चलाने वाले अनासिर मुल्क के लिए एक संगीन मसला बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कुछ प्रोजेक्ट्स पर मनमानी चलाने वाली ताकतें गालिब हैं, जिसकी वजह से काम मुतासिर हो रहा है। And we talk, the biggest problem in this country is absolute arbitrary power. And we do not provide rules and structures to manage people's expectations, to manage the environment. The environment minister or the chief minister of the state can take any decision he wants on anything. And that's, if we want to build a modern country, that's what we have to change. We have to start building rules and structures. Now, one can argue about whether those rules and structures are the precise rules and structures that one wants. That's a question of legislation. But the problem you actually face is complete arbitrary power at all levels of the system. That's the problem you're faced with. कांग्रेस नायब सदर ने इफरात ज़र की बढ़ती शरहों पर भी तशवीश का इजहार किया। राहुल ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने आदर्श घोटाले पर अदालती कमीशन की जांच रिपोर्ट पर राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट को मुस्तरद किए जाने के बाद करप्शन के खात्मे की बात करने वाले राहुल इस मामले पर खामोश क्यों हैं? He should respond first. Why his own government in Maharashtra completely killed the Adarsh Commission of Inquiry, which has held 3 of his own chief ministers as guilty, one of whom is still Union Minister. Therefore, Rahul Gandhi keeps quiet, whether it is 2G, whether it is Colgate, whether it is Commonwealth Ghatala, or whether it is Adarsh scam, but only keeps on saying law was passed by us. The silence of Rahul Gandhi, along with Sonia Gandhi and Manmohan Singh, is responsible for all the scams of India. बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली का कहना है कि हिंदुस्तान एक गैर सियासी फर्द को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। फिक्की के सालाना इजलास से खिताब करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान को एक फैसला साज वजीर आजम की जरूरत है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने बिलरास्त तौर पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को निशाना बनाया। जेटली का कहना है कि मुल्क को एक खुद कफील वजीर आजम की जरूरत है। दिल्ली में फिक्की के इजलास से सरकर्दा सनती लीडरों से खिताब करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि वजीर आजम को कभी इस बुनियाद पर नहीं तोला जा सकता है कि वो कितने सालों तक वजीर आजम के ओहदे पर रहे, बल्कि इस बुनियाद पर उनकी पैमाइश की जाती है कि मुईशत को फरोग देने के लिए उन्होंने कितने मौसर इकदाम और फैसले किए। जेटली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैसला साजी की कुव्वत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वजीर आजम की बात हुकूमत में हरफ आखिर होनी चाहिए। Prime ministers must always have the last word in a government. Prime ministers must be the natural leaders of the country, certainly of their own party and the government. Prime ministers can never look helpless. Prime ministers can never go back with a feeling that I am not being allowed to deliver. अरुण जेटली ने यूपीए और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि कुछ मारूफ स्कीमों का सहारा लेकर इलेक्शन जीता जा सकता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है।
अरुण जेटली ने हाल ही में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिली जीत के पस मंजर में दावा किया कि वोटरों ने किसी एक खास तबके को लुभाने के लिए कुछ मंसूबों के लिए वोट नहीं दिया है, बल्कि मौसर हुक्मरानी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है। One of the great messages that came out was that if you thought that you only have some schemes which you think are extremely popular and that alone will make you win elections, so all the slogans of the recent months had absolutely no impact as far as the electorate was concerned, because the electorate was looking at something much more, which is effective governance. अरुण जेटली ने यूपीए हुकूमत की सरमायाकारी की पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की। जेटली ने कहा कि मौजूदा सरमायाकारी की पॉलिसी से ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क की सरमायाकारी की छवि खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और एसपी के सरबराह मुलायम सिंह यादव को शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार से ताबीर किया है। बेनी के मुताबिक राहुल गांधी असली हीरो हैं, जबकि मोदी और मुलायम गब्बर सिंह हैं, जो लोगों को डरा धमकाकर वोट हासिल करते हैं। मरकजी वजीर बराए स्टील ने मजीद कहा कि राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम बन जाएंगे। जयंती नटराजन ने वजीर ममलिकत माहौलियात और जंगलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन कांग्रेस के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वजारत से इस्तीफा देकर लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए काम कर सकते हैं। मरकजी वजीर ममलिकत माहौलियात और जंगलात जयंती नटराजन के इस्तीफे को कांग्रेस की 2014 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 59 साल नटराजन के पास वजीर माहौलियात और जंगलात का आजादाना चार्ज था। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नटराजन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। जयंती नटराजन राज्यसभा की एक सीनियर मेंबर हैं और उनकी ये तीसरी मियाद है। जयंती का ताल्लुक तमिलनाडु से है और 2 साल कबल उन्हें काबीना में शामिल किया गया। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी अपने तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने के मूड में नजर आती है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन के बाद दीगर मरकजी वुज़रा भी काबीना से मुस्ताफी हो सकते हैं। सियासी तज्जियानिगारों का कहना है कि जयंती नटराजन तो शुरुआत है, मजीद कई मरकजी वुज़रा काबीना से इस्तीफा दे सकते हैं। मुझे लगता है जयंती नटराजन को जो आज सिर्फ एक ही रेजिग्नेशन आया है वो एक्सेप्ट हो गया है। आगे आने वाले दिन में कम से कम एक्सोडस, ऐसे जैसे जो नदियां भर करके बाहर आती है ना जी, जो ऊपर सुनामी की तरह, कम से कम 5-6 मिनिस्टर्स रिजाइन करने वाले हैं। मुझे लगता है जयराम रमेश, आरपीएन सिंह, इवन सचिन पायलट, यंग मिनिस्टर्स, वो लोग को मनमोहन सिंह से विश्वास खो गया है। राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के सफाए के बाद नौजवान चेहरे को पार्टी की क़यादत सौंपने की बातें हो रही हैं। ऐसे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे पर सचिन पायलट का तकर्रुर किया जा सकता है। एआईसीसी में भी रद्दोबदल के कयास आराइयां चल रही हैं। बाज एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरियों की छुट्टी हो सकती है। जितेंद्र सिंह भंवर, जो कि राहुल गांधी के करीबी समझे जाते हैं, उन्हें एआईसीसी का ओहदा दिया जा सकता है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की कुर्सी अशोक तंवर को दी जा सकती है। अशोक तंवर इस वक्त एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को बुझा हुआ कारतूस करार दिया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि लालू यादव का सियासी करियर खत्म हो चुका है। इसके बावजूद वो सिर्फ खबरों में रहने के लिए मोदी मुखालिफ बयान दे रहे हैं। तो इसलिए आजकल देश की राजनीति में क्या हो रहा है मैं आपसे बताऊं कि नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करके बहुत से लोग रेलिवेंट होना चाहते हैं देश की राजनीति में। तो हमारी अभी भी सार्थक भूमिका है। देखो, रुक करेंगे मिस्र का, जहां मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ नए इल्जामात वज़ा किए गए हैं। सरकारी वकील के मुताबिक मोहम्मद मुर्सी हमास और हिजबुल्लाह के मेंबर समेत 132 अफराद को 2011 में हुस्ने मुबारक के खिलाफ बगावत के दौरान
जेल तोड़ने और 3 पुलिस अफसरों को कत्ल करने के मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा। उधर इख्वान ने इल्जामात को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के साबिक सदर और फौज के साबिक सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी करने का मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत के तश्कील के फैसले को चैलेंज किया है। मुशर्रफ ने कहा है कि उन्होंने 2007 में फौजी सरबराह की हैसियत से इमरजेंसी नाफिज की थी और उनके खिलाफ सिविलियन कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मुशर्रफ के वकील मोहम्मद अली आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करते हुए कहा कि साबिक फौजी हुक्मरान के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान में किसी साबिक फौजी हुक्मरान को गद्दारी के मामले में मुकदमे का सामना है। बात जोहानिसबर्ग टेस्ट की, जहां टीम इंडिया के जीत के इम्कानात रोशन हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से बचने के लिए 320 रन दरकार हैं। मेजबान टीम के लिए एक बड़ी बात यह है कि उसके स्टार बल्लेबाज हाशिम आमला सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। कल का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बनाए थे। आज खेल का 5वां दिन है और मेजबान टीम को शिकस्त से बचने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इससे कबल कल टीम इंडिया दूसरी इनिंग्स में 421 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली दूसरी इनिंग में सिर्फ 4 रनों की कमी से सेंचुरी से चूक गए। उधर खबर इंग्लैंड से है, जहां स्पिन गेंदबाज ग्रैम स्वान ने आलमी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। टेस्ट सीरीज के दरमियान स्वान के इस फैसले से इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां इंग्लैंड की टीम नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3-0 से पिछड़ गई है। स्वान ने अपने बयान में कहा कि रिटायरमेंट का फैसला उनके लिए बड़ा मुश्किल अम्र था, क्योंकि उन्होंने 7 साल का अरसा इंग्लैंड टीम के साथ एक फैमिली की तरह गुजारा है। स्वान ने 60 टेस्ट मैचों में 255 विकेट लिए हैं। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अदा ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उर्दू का फरोग और अक़लियतों में अंग्रेजी की सलाहियत बढ़ाने का जायजा लेने वाली कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। मरकजी वजीर पल्लम राजू ने सिफारिशात पर अमल करने का दिलाया यकीन। कमेटी ने काउंसिल का बजट बढ़ाकर 100 करोड़ करने और अक़लियतों के लिए रोजगार के मौके मुहैया कराने की सिफारिश की। उर्दू जबान को जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग करने का सिलसिला जारी। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने उर्दू के मुताबिक सॉफ्टवेयर किए लॉन्च। और काउंसिल ने हर मौजू पर उर्दू में पेश की हैं किताबें। काउंसिल के माली ताउन से शाया 2 किताबों का पेश करेंगे जायजा। अक़लियतों की तालीम की निगरान कमेटी की ज़ेली कमेटियों में शामिल
उर्दू जबान की तरक्की और अक़लियतों में अंग्रेजी की सलाहियत का जायजा लेने से मुतालिक कमेटी ने वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के अराकीन ने चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासी की क़यादत में मरकजी वजीर पल्लम राजू को रिपोर्ट पेश की।